स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द ब्रिक्स कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से है। ब्रिक्स जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लीडर्स का समिट कंडक्ट हुआ रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के वहाँ पे। समिट के दौरान में यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज किया गया। अगर आने वाले समय के अंदर में यूएस के लीडर के द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ को इम्पोज किया जाएगा तो उसकी वजह से इलीगल ट्रेड वॉर का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकता है। लीडर समिट का जो आउटकम है उसके अंदर भी यूएस एंड इजराइल के द्वारा जो ईरान के वहाँ पे न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया गया उसको भी बेसिकली यूएन चार्टर का जो वायलेशन है उसके रूप से यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो आप देखिए कि इस तरीके से क्रिटिसिज्म होने के बाद में यूएस के लीडर के द्वारा 10% का जो टैरिफ है वो इम्पोज किया गया है यूएस जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके ऊपर में। इस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जो यूएस के इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, इंडोनेशिया है और ब्राज़ील है। और आप देखिए कि इसमें एंटी यूएस के जो कंट्रीज हैं जिसमें रसिया भी है, चाइना भी है और प्रेजेंट समय में जो मिडिल ईस्ट के अंदर में ईरान है वो भी इसका पार्ट है। तो इस वजह से यहाँ पे जो टैरिफ है एक्स्ट्रा 10% टैरिफ है वो इम्पोज हुआ है। एक बार हम मेंबर कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल आप देखिए कि 11 मेंबर कंट्रीज हैं। कौन कौन से हैं? इनिशियली जो ब्रिक्स है जो सेटअप हुआ था 5 कंट्रीज का ये ग्रुप था। इनिशियली तो 4 कंट्रीज इसका पार्ट हुआ करते थे, बाद में आप देखिए कि साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन करता है 2011 के समय में। तो ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रुप के रूप से इसको कंसिडर किया करते हैं। बाद में अगर हम बात करें जो नई कंट्रीज हैं जिनको मेंबरशिप यहाँ पे ग्रांट किया गया, तो मेंबरशिप दिया गया है सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया के अलावा ईरान है, ईरान के अलावा यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अलावा इजिप्ट है और इजिप्ट के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे इथोपिया है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में, और इजिप्ट जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में सिचुएटेड है। और इसी इजिप्ट के ही कंट्रोल के अंदर में स्वेज कैनाल है जहाँ से ट्रेड है वो पास होता है रेड सी के थ्रू में। और आप देखिए कि साउथ ईस्ट एशिया का जो एक कंट्री है इंडोनेशिया, उसको भी इसका जो मेंबरशिप है वो ग्रांट किया गया है। मेंबरशिप तो बेसिकली अर्जेंटीना को भी दिया गया था, बट उनके द्वारा उसको डिनाई कर दिया गया, उसको नहीं ज्वाइन किया गया। ऑफिशियली अभी सऊदी अरेबिया के द्वारा भी नहीं ज्वाइन किया गया है। तो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज का जो मीटिंग था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आप देखिए कि आने वाला जो समिट है वो इंडिया के अंदर में ऑर्गेनाइज होगा ब्रिक्स कंट्रीज का। तो उसी को मेंशन करते हुए पीएम सर के द्वारा कहा गया है कि 2026 के समय जो यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट होगा उसमें ब्रिक्स का एक न्यू फॉर्म है वो देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ब्रिक्स के जो वर्ड्स हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए कहा गया, एक एक्रोनिम है वो उनके द्वारा कॉइन किया गया है कि ब्रिक का जो मीनिंग है वो यहाँ पे है कि बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेटिव एंड सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग में, कि यहाँ पे आपको रेजिलियंस है उसको बिल्ड करना है, इनोवेशन को कैरी आउट करना है फॉर द इनोवेशन एंड कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आप देखिए कि 5 टर्म है, इनका एक मीनिंग है वो बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रिक्स का जब मीटिंग इंडिया के अंदर में कंडक्ट होगा तो उस समय ग्लोबल साउथ का जो मेन कंसिडर करते हुए, उसको मेन ध्यान में रखते हुए मीटिंग का जो आउटकम है वो कैरी आउट होगा। इसके अलावा लीडर्स के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, पोस्ट कोविड एरा के समय किस तरीके से हमें रिफॉर्म को कैरी आउट करना है, कंट्रीज को एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करना है, उसका भी यहाँ पे जो बेसिकली डिस्कशन है वो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अब ब्राज़ील के इस विजिट के दौरान में जो ब्राज़ील का रियो डी जेनेरियो है जहाँ पे ब्रिक्स का मीटिंग कंडक्ट हुआ है, उसी दौरान में पीएम सर के द्वारा और भी जो अदर कंट्रीज हैं जिनको इनवाइट किया गया था मीटिंग के अंदर में, उनके साथ में भी डिस्कशन है वो रहा है। जैसे कि क्यूबा के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके साथ में। क्यूबा कहाँ पे सिचुएटेड है? आप देखिए कि हम कैरेबियन आइलैंड कंट्रीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्रेटर एंटिलीज हैं और लेसर एंटिलीज हैं। तो आप देखिए कि जो लार्जर जो वहाँ पे आइलैंड कंट्रीज हैं, क्यूबा है, बहमास है, डोमिनिको रिपब्लिक है, तो उसी वहीं पे ही जो क्यूबा है वो सिचुएटेड है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो कि जब कोल्ड वॉर का सिचुएशन था उस दौरान में आपने इसको रीड किया होगा कि मिसाइल क्राइसिस में कैसे
क्यूबा को यूज किया जाता है। और आप देखिए कि जो शुगर का जो प्रोडक्शन है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्यूबा शुगर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर मलेशियन जो लीडर हैं, मलेशिया के जो लीडर हैं उनके साथ में भी डिस्कशन किया गया। मलेशिया के अलावा आप देखिए कि उराग्वे नाम का जो कंट्री है, बोलीविया नाम का जो कंट्री है जो कि लैटिन अमेरिका के अंदर ही है। जब भी हम बोलीविया के बारे में डिस्कस करते हैं तो लेक टिटिकाका आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। लेक टिटिकाका है जो कि लैटिन अमेरिका के अंदर एक काफ़ी फेमस लेक है, इसके बारे में आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। तो ब्रिक्स मीटिंग के बारे में मेंबर कंट्रीज हमने देखा है। ब्रिक्स का क्या ऑफिशियली कहीं पे हेडक्वार्टर है? तो ऑफिशियली हेडक्वार्टर वो नहीं सिचुएटेड है, जिस कंट्री को चेयरमैनशिप दी जाती है वहीं पे ही इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्रिएट होता है। ऐसा एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका परमानेंट हेडक्वार्टर है वो नहीं है, जिसमें है G20। G20 आप देखिए कि वो फोरम है, बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, वो एक फोरम है। और फोरम होने की वजह से उसका टेम्पररी जो हेडक्वार्टर है वो क्रिएट किया जाता है, जिसको भी मेंबरशिप होता है G20 का। 2023 के समय इंडिया के द्वारा G20 का मीटिंग है वो कंडक्ट करवाया गया था। ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में एक आपको पता होना चाहिए कि इनका एक बैंक भी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। क्या कोई ऑफिशियली करेंसी है? ब्रिक्स कंट्रीज का ऑफिशियली करेंसी नहीं है। क्या इंडिया फर्स्ट टाइम मीटिंग को कंडक्ट करेगा 2026 के समय में? तो आप देखिए कि इंडिया ने 2012 के समय फर्स्ट टाइम इसको ऑर्गेनाइज किया, 2016 के समय सेकंड टाइम इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और कोविड-19 का जब समय था तो उस दौरान में 2021 का जो समिट है जो कि ऑनलाइन वे के थ्रू कंडक्ट है वो हुआ था। अब आने वाले समय के अंदर में जब नई मेंबरशिप दिया गया है उसके बाद में फर्स्ट मीटिंग इंडिया में होगा, जिसमें ब्रिक्स प्लस भी हम इसको कंसिडर किया करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे इलेक्टोरल रोल के पर्सपेक्टिव से है, बिहार के अंदर में इलेक्टोरल रोल का जो रिवीजन प्लान है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कैरी आउट किया गया है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो नाम है वो दिया गया है। तो उसी के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कुछ पेटिशन्स हैं वो फाइल हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी पेटिशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, ADR नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कंटिन्यूस अपना पेटिशन है वो फाइल करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क के रिगार्डिंग में। जैसे आप देखिए कि हम नोटा के बारे में काफ़ी बार रीड करते हैं, ये PUCL के द्वारा ही वो पेटिशन फाइल किया गया था। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वो केस है जब नोटा एग्जिस्टेंस में आता है। तो स्टूडेंट्स उनके द्वारा पेटिशन फाइल किया गया है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिकल 324 के थ्रू किसी भी इलेक्शन प्रोसेस को सुपरिंटेंडेंस करना, डायरेक्शन करना और उसको कंट्रोल प्रोवाइड करना। बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेस्पोटिज्म है वो ना क्रिएट हो, पेटिशनर्स के द्वारा उसके रिगार्डिंग में ये आर्ग्यू किया गया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली पावर है तो डेट मीन्स ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको कि इलेक्टोरल रोल से निकाल दिया जाए या कुछ टारगेट यहाँ पे किया जाए। ये भी कुछ एलिगेशन एंड कंसर्न्स हैं अपोजिशन के पार्टीज़ का। डॉक्यूमेंट सबमिशन के बारे में है कि डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करने होंगे, डॉक्यूमेंट नहीं बिहार से आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि बिहार से जो काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे अदर पार्ट ऑफ कंट्री के लिए माइग्रेंट के रूप से विजिट करते हैं अपना डेली वेज के रिगार्डिंग में या अपना वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि वो वापस से उनको रिटर्न करना है अगर उनका नेम नहीं है। ऐसे काफ़ी सारा जो कन्फ्यूजन कंसर्न का जो सिचुएशन है प्रेजेंट समय में इलेक्टोरल रोल के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंसस के पर्सपेक्टिव से है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा सेंसस के बारे में मेंशन किया गया कि जो सेंसस है वो हमारा 10 ईयर के बेसिस पे कंडक्ट होता है, बट 21 के समय नहीं कंडक्ट हुआ था। अब 26-27 का जो टारगेट ईयर है तो इस दौरान में जो सेंसस कंडक्ट होगा डिजिटल वे के अंदर में यहाँ पे जो डाटाज हैं अर्लियर फेज के अंदर ही अवेलेबल होंगे। जैसे ही डिजिटल वे के अंदर डाटा को अपग्रेड किया जाएगा वो डाटा अवेलेबिलिटी है उसका रहेगा। तो फर्स्ट टाइम डिजिटलाइज वे के अंदर में कंडक्ट होगा। फर्स्ट टाइम कास्ट के जो डाटाज हैं उनको भी कलेक्ट करने का बात कहा गया है कि कास्ट डाटाज को कलेक्ट किया जाएगा और उनको पब्लिक डोमेन के अंदर भी रखा जाएगा। सेंसस जो एक्सरसाइज है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के डायरेक्शन में हुआ करता है, जो कि बेसिकली एक सेंसस कमिश्नर भी होते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको ज़रूर से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए।
1881 से कंटिन्यूस कंडक्ट हुआ है सेंसस एवरी 10 ईयर के बेसिस पे। 2021 के समय ब्रेक आता है जब कंडक्ट होता, बट उसको फिर आप देखिए कि उस समय डेट कोविड-19 का आउटब्रेक था, डिस्टरबेंस का सिचुएशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट चाइना के पर्सपेक्टिव से हैं, आप देखिए कि चाइना के द्वारा जो दलाई लामा का जो 90 बर्थडे सेलिब्रेशन था, उस दौरान में हमारे पीएम सर के द्वारा जो उनको ग्रेट किया गया, हमारे जो मिनिस्टर्स का जो प्रेजेंस वहाँ पे रहा है, कुछ मिनिस्टर्स वहाँ पे विजिट के लिए गए थे, तो चाइना उसको अपोज करता है, चाइना उसको उसके रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट करता है। क्योंकि स्टूडेंट तिब्बत का जो एरिया है, जिसको कि इंडिया तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन के रूप से कंसिडर करता है, तिब्बत का जो ऑटोनोमस रीजन के रूप से जो इंडिया उसको कंसिडर किया करता है, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे बेसिकली चाइना इसको अपने इंटरनल पार्ट के रूप से देखता है। तिब्बत के द्वारा उनको अनेक्स कर लिया गया था। दलाई लामा जो वहाँ पे रिलीजियस एक अथॉरिटी हैं तिब्बतियन बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग में, तो उनके द्वारा इंडिया के लिए आए। इंडिया ने आप देखिए कि उनको अलाउ किया, और हमारे कंट्री गवर्नमेंट्स के द्वारा धर्मशाला है, कर्नाटका के अंदर भी एक टाउनशिप है जो कि तिब्बतियन बुद्धिस्ट जो पर्सन्स हैं उनको प्रोवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट दलाई लामा जो बेसिकली इंडिया के लिए आए हैं, अभी उन्होंने अपना जो फ्यूचर के समय जो दलाई लामा हैं उनके बारे में कहा गया है कि फ्यूचर के समय जो दलाई लामा हैं वो उनका री जो बेसिकली पुनर्जन्म का जो फिलोसफी है उसमें बिलीव करते हैं, वो रहेगा। वो किस एरिया के अंदर में रहेगा ये तो आप देखिए कि आने वाले समय के अंदर ही पता लगेगा जब उनका सर्च किया जाएगा। काफ़ी बार वहाँ पे स्मोक का डायरेक्शन बेसिस के ऊपर में जो दलाई लामा के द्वारा जो लास्ट एक लेटर लिखा जाता है अपने लाइफ पीरियड के अंदर में, उसके थ्रू भी उसको कंसिडर है वो किया करते हैं। और उस समय फिर कोई नया जो यंग चिल्ड्रन वहाँ पे बोर्न होता है, उसको आप देखिए कि कुछ सिंबल्स को शो करते हुए उसको वहाँ पे सिंबल्स को बताया जाता है। फिर अगर वो उसको डिटेक्ट करने में उनके रिगार्डिंग में अगर इंटरेस्ट शो करता है, तो उसी को ही फिर एज ए दलाई लामा कंसिडर करते हुए जो ट्रस्ट है उसको जो बेसिक फाउंडेशनल लर्निंग है, जो स्किल्स हैं, वो वहाँ पे जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली दलाई लामा के बारे में था। दलाई लामा से जो डाउन साइड में जो पोस्ट होता है उसको हम पंचम लामा कंसिडर किया करते हैं। पंचम लामा आप देखिए कि 1995 के समय एक पर्सन है जिनको कि बनाया गया था, जिनको डेजिग्नेट किया गया था, और आप देखिए उसके बाद में कंटिन्यूस उस पर्सन का जो पब्लिक डोमेन में जो प्रेजेंस है वो नहीं देखने के लिए मिला, कि उनको किडनैप है वो कर लिया गया। चाइना के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन तो हमारा कंट्री उसको कंसिडर करता है। चाइना तो जो तिब्बत का जो एरिया है इसको जीजेंग के रूप से, सीजेंग या जीजेंग के रूप से इनके द्वारा कंसिडर है वो किया जाता है। सीजेंग या जीजेंग के रूप से ये कंसिडर इसको करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इस तरीके से एक तो नेम भी उनके द्वारा चेंज किया गया है, सेकंड ये इसको इंटरनल पार्ट कंसिडर करते हैं कि हमारा इंटरनल पार्ट है। और वहाँ पे अगर रिलीजियस अथॉरिटी को वो अपने कंट्रोल में रख पाए, तो आप देखिए कि लोगों का जो प्रोटेस्ट है, सेंटिमेंट्स है, उसको भी वो अपने कंट्रोल के अंदर में रख सकते हैं। ये उनका यहाँ पे ऐसा मानना है। तो अपोज किया गया है इंडियन पीएम के द्वारा, जो उनको ग्रीट किया गया जो बर्थडे के समय में जो डेट मिनिस्टर्स प्रेजेंट्स रहे इंटरनल मैटर को कंसिडर करते हुए। अब यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि जो दलाई लामा है उनको जो नोबल पीस प्राइज है वो दिया गया है, नोबल पीस प्राइज उनको मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रेन के रिगार्डिंग में मेंशन है कि लोग अपना कम्यूटेशन के लिए अपना ऑफिस जाने के लिए वर्क कंडीशंस के रिगार्डिंग में ट्रेन्स को ऐसे यूज करते हैं। ऐसा एक इंसिडेंट मुंबई के वहाँ पे भी सामने आया था, जब ट्रेन्स के रिगार्डिंग में लोग खड़े हुए थे, और आप देखिए कि स्लाइडिंग गेट्स वो नहीं हुआ करते हैं। काफ़ी सारी ऐसी भी ट्रेन्स इंडिया के अंदर में रन करती हैं, स्पेशली मुंबई के वहाँ पे जो लोकल्स हैं। तो स्लाइडिंग गेट ना होने की वजह से कैजुअलिटी का इंसिडेंट हुआ, कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ हो गया। तो स्लाइडिंग गेट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो क्लोज होने के बाद में आप देखें कि कोई इस तरीके से इम्पैक्ट ना रहे। तो ये भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं उसको कंसीडर करेंगे आने वाले समय में। उस मुंबई इंसिडेंट के बाद में भी बताया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बिहार के वहाँ पे एक जगह है पूर्णिया। पूर्णिया के अंदर में कुछ 5 पर्सन्स का डेथ हुआ है सस्पिशियस वे के अंदर में, जिसको कि विच क्राफ्ट का सस्पिशन के रूप से भी कंसिडर किया गया है। विच हंटिंग, विच क्राफ्ट एक प्रैक्टिस है जो कि आपको स्पेशली जो एक सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस है, जिसमें बेसिकली कोई वुमेन है जिसके पास में कुछ प्रॉपर्टी है। कुछ प्रॉपर्टी आप देखें कि
कि इतना भी हो सकता है। ग्रीड का कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। अगर उनके पास में एक प्लॉट भी है और वो विडो हैं या उनका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तो मैक्सिमम इस तरीके से जो वल्नरेबल पर्सन है उसको विच के रूप से कंसिडर कर दिया जाएगा, डायन के रूप से बता दिया जाता है। जो हिंदी वर्ड है वो डायन है। आप देखिए कि डायन उसको यूज किया करते हैं। क्या आपने कभी ये प्रैक्टिस देखा है? स्पेशली ये जो प्रैक्टिस है वो ट्राइबल एरियाज़ में होता है। फिर उसको इस तरीके से डिक्लेयर करने के बाद में एक पंचायती रहेगा, गांव का सिस्टम रहेगा या वो जो कम्युनिटी सिस्टम रहेगा, वो उसको वहाँ से रेस्ट्रिक्ट करने का कोशिश करते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। तो मैक्सिमम तो ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में बोर का एक वन काइंड ऑफ आप देखें कि एक इस तरीके से चालाकी का जो एक कंडीशन है वो हुआ करता है, जो आपको ट्राइबल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में मैक्सिममली देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी हैं जो इसके रिगार्डिंग में वर्क को कैरी आउट करते हैं। आप देखिए कि बीरूबाला रबा हैं, बीरूबाला रबा हैं जिनका तो अभी डेथ भी हुआ है। बीरूबाला जो रबा हैं, जो बेसिकली वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने पद्मश्री अवार्ड भी जिनको दिया गया था इस विच हंटिंग, विच क्राफ्ट का जो एक्टिविटी है उसके अगेंस्ट में लोगों को अवेयर करने का उनका मूवमेंट रहा। ने एक और हैं, आप देखिए कि छुटनी महतो हैं, छुटनी महतो जिनको भी पद्मश्री दिया गया है। अभी रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे जो पद्मा अवार्ड्स हैं जिसमें चेंज किया था कि जो नॉर्मल जो पर्सनस हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो काम करते हैं उनको भी पद्मा अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं, हमारे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये दो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, छुटनी महतो हैं और बीरूबाला रबा हैं, जिनके द्वारा विच हंटिंग के रिगार्डिंग में अपना वर्क को कैरी आउट किया गया। क्या आपने कोई मूवीज़ के अंदर में या आप देखिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे भी इस प्रैक्टिस को देखा है? ये प्रैक्टिस काफ़ी सारे कंट्रीज में हुआ करती है, काफ़ी सारे कि इसने हमारे ऊपर काला जादू करवाया, इस पर्सन को यहाँ पे एलिमिनेट करना है, इसको यहाँ से निकालना है। तो ये प्रैक्टिस तो आप देखिए कि यूएस के अंदर में जब यूएस कॉलोनी हुआ करता था तो उस समय में एक जगह है सेलम, जो मैसेच्यूसेट का जो जगह है जहाँ पे एमआईटी सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि सेलेम नाम से विच ट्रायल्स हैं जो 1692 के हैं, जिसमें कुछ लोगों को वहाँ पे पनिश भी किया गया था कॉलोनियल एरा के समय यूएस के अंदर में। हैरी पॉटर मूवी अगर आपने देखी हो तो उस मूवी के अंदर भी दिखाया गया है कि जो विच के बारे में, जो यहाँ पे सुपर नेचुरल जो पावर्स होती हैं उनके बारे में। क्या इंडिया के अंदर में ये प्रैक्टिस कंटिन्यूस है? एनसीआरबी का डाटा बताता है कि कंटिन्यूस जो यहाँ पे डेथ है वो देखने के लिए मिलती हैं इस विच क्राफ्ट की वजह से, सस्पिशन की वजह से। लोकल अथॉरिटीज़ को यहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग का ज़रूरत है। और आप देखिए कि ट्राइबल एरियाज़ के अंदर में तो काफ़ी बार ट्राइबल जो पंचायत हैं, जो वहाँ पे गांव का जो वर्किंग कंडीशन है वो अपने हिसाब से भी उनके जो डिफरेंट लॉज हुआ करते हैं, उस सोसाइटी के अंदर में पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो भी इंटरवेन करने का काफ़ी बार कोशिश है वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा जो पुलिस ऑफिशियल्स एंड डेट लोकल अथॉरिटी का इस तरीके से डिस्टेंस आइसोलेशन भी एक रीजन होता है, काफ़ी बार वो अपना ये प्रैक्टिस को कैरी आउट करते हैं। संताल के समय भी हम देखते हैं, संताल जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में अपना जो रिबेलियन करते हैं 1855-56 के समय में, तो वहाँ पे भी ये प्रैक्टिस है वो हुआ करती थी। नेक्स्ट आप देखिए कि म्यांमार के बारे में है। म्यांमार के अंदर में एक स्टेट है, स्टेट का नाम है चिन स्टेट, जो कि इंडिया के साथ में ही एरिया शेयर करता है। चिन स्टेट से कुछ लोग हैं, 4000 के आसपास लोग हैं जो मिजोरम के लिए आए हैं। मिजोरम कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारे जो फार ईस्ट के अंदर में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, फिर है आप देखिए कि मणिपुर जो कंटिन्यूस वायलेंस की वजह से न्यूज़ के अंदर में है, और फिर स्टूडेंट्स मिजोरम है, मिजोरम है यहाँ पे। अब मिजोरम यहाँ पे सिचुएटेड है तो इसका जो ईस्टर्न पार्ट है ये तो आप देखिए कि यहाँ पे म्यांमार का एरिया शेयर करता है, और वेस्टर्न पार्ट से जो एरिया शेयर होता है वो किसके साथ में शेयर होता है? बांग्लादेश के साथ में। तो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ में एरिया अपना शेयर करता है। वहाँ से एक रिवर भी फ्लो करती है, मिजोरम से एक रिवर फ्लो करती है जो कि म्यांमार के साथ में बॉर्डर एरिया को क्रिएट करती है। रिवर के अगर हम नेम के बारे में डिस्कस करें तो तियो उस रिवर को कंसिडर किया करते हैं, या त्याऊ रिवर भी बोला करते हैं। ये आप देखिए कि ये जो रिवर है जो मिजोरम से ओरिजिनेट करती है और बाद में म्यांमार के वहाँ से फ्लो करने वाली कालधन जो रिवर है, जिसमें कालधन मल्टीपर्पज़ जो हम प्रोजेक्ट भी कैरी आउट करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कनेक्ट करने के रिगार्डिंग।
तो कालधन जो वो रिवर है उसी के साथ में लेटर फेज में मर्ज करेगा। तो ताऊ जो रिवर है, तीऊ जो रिवर है, ये आप देखिए कि 500 के आसपास म्यांमार के साथ में बॉर्डर एरिया है उसको भी क्रिएट करता है। टोटल इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर एरिया है वो कितना है, 1643 किलोमीटर है, 1643 किलोमीटर है। तो एथनिक वायलेंस होने की वजह से चिन जो पीपल हैं 4000 हैं जो मिजोरम के लिए आ गए हैं, मिजोरम के लिए आ गए हैं। डेट मीन्स कि वहाँ पे कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ में उनका कल्चरल रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है। तो इसी वजह से हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में फ्री मूवमेंट रिजाइम को ग्रांट किया जाता है कि वहाँ पे लोग हैं वो जा सकें, क्योंकि ब्लड रिलेशन एक दूसरे के साथ में है और बॉर्डर भी काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर में ओपन है इंडिया और म्यांमार का। बट ये कंसर्न भी है कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट को कैरी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे वर्क को कैरी आउट कर सकते हैं। वहाँ पे लोगों के अगेंस्ट में जो वायलेंस है उसको प्रमोट कर सकते हैं, जो डिफरेंसेस हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे कंसर्न है जो देखे जाते हैं समय समय पे। अब मिजोरम के अंदर में आप देखना कि कुछ ऐसी भी कम्युनिटी हैं जो बांग्लादेश के वहाँ पे जब प्रोटेस्ट हुआ, बांग्लादेश के वहाँ पे उन कम्युनिटीज़ को टारगेट किया गया तो वो भी मिजोरम के लिए आ गए हैं, जिसके अंदर में कुकी चिन नाम का एक कम्युनिटी है जो बांग्लादेश के अंदर में रहा करती है। और ये जो सभी जो फैमिलीज हैं, चिन है, मिजो है, इनका एक ग्रेटर जो फैमिली जो क्रिएट होता है, जो फैमिली के साथ में इनका रिलेशन है। तो यहाँ पे जो चिन पीपल्स आना, जो मिजो जो प्रेजेंट करते हैं मिजोरम के अंदर में, कुकी चिन है जो बांग्लादेश से आए हैं, कुकीज हैं, जोमीज हैं, हमार्स हैं, ऐसा कुछ कम्युनिटी हैं जो कि अल्टीमेट जो फैमिली जो ग्रुप है उसी से बिलोंग किया करते हैं। तो ये बेसिकली हमने म्यांमार और इंडिया के बारे में देखा। मिजोरम के बारे में हमने देखा कि मिजोरम जो कि बॉर्डर शेयर करता है तियो रिवर है जो कालधन के साथ में मर्ज करता है लेटर फेज में। केरल का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि एक शिप का सबमर्जेंस हुआ था, इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से ऑयल स्पिल का सिचुएशन क्रिएट हुआ। अब जो शिप का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में कुछ कंपनसेशन मांगा गया है केरल का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा। कंपनसेशन इस वजह से है कि स्टूडेंट्स जो फिशिंग का जो एक्टिविटी है उसको ये इम्पैक्ट किया है कि वहाँ पे एक एरिया डेजिग्नेट कर दिया गया कि इस एरिया के अंदर में तो आपको कोई भी फिशिंग का जो एक्टिविटी है वो नहीं करना है, क्योंकि वो ऑयल स्पिल होने की वजह से उसका इम्पैक्ट हो सकता है। और आप देखिए उस शिप के जो काफ़ी सारे जो कंटेनर्स हैं समय के साथ में जो सी का जो वेव है उसके साथ में केरल के कोस्टल एरिया तक पहुंचे हैं। तो इस तरीके से कंपनसेशन है वो मांगा गया है कंपनी के साथ में। मध्य प्रदेश के वहाँ पे एक इंसिडेंट सामने आया, संजय डूबरी जो टाइगर रिजर्व है। वैसे आपको होमवर्क है यहाँ पे, आप देखिए कि टाइगर रिजर्व के बारे में मेंशन है, तो होमवर्क ये है कि कितने टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश के अंदर में और नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स का जो नेम है वो आप काना है, पन्ना है, उनका नाम है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्योंकि रिसेंटली आप देखिए कि एक टाइगर रिजर्व को बनाया गया था और उसके बाद में उस समय न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा था कि टोटल यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हैं एक स्टेट के अंदर में। टाइगर रिजर्व्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हिमालयाज़ के नॉर्थ के अंदर में टाइगर रिजर्व नहीं है, अरावलीज के वेस्ट के अंदर में कोई भी टाइगर रिजर्व है वो हमारे कंट्री के अंदर में नहीं है। तो मध्य प्रदेश के वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व का नाम है संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। तो वहाँ पे जो कोर एरिया है और जो बफर एरिया जहाँ पे विलेजर्स अलाउ होते हैं, तो विलेजर्स के वहाँ पे एक बियर का अटैक हुआ, बियर के द्वारा कुछ लोगों को मार दिया गया, लोगों के द्वारा बियर को मार दिया गया। तो इस तरीके से ह्यूमन और एनिमल का जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला है। तो ये बेसिकली मध्य प्रदेश के बारे में था। सिड्डी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। सिड्डी वैसे एक ट्राइब भी होती है, गुजरात के अंदर में एक ट्राइब है जो कि अफ्रीका से आए थे, अफ्रीका से किसी समय वो आए थे और अब गुजरात का जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे ये रहा करती हैं, सिड्डी नाम का जो ट्राइब है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो है सिद्दी। नेक्स्ट अगर हम बात करें वुमेन एमएसएमई के बारे में है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के बारे में। आप देखिए कि एमएसएमई को जब सेटअप किया गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, जो इसको प्रमोट किया गया था एज ए इंस्ट्रूमेंट के रूप से इसको प्रमोट किया गया, एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रूप से ये हो सकता है। हमारी कंट्री के अंदर में एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरत भी है, पॉपुलेशन जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है, या जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है यूथ पॉपुलेशन का संख्या होने की वजह से। तो स्टूडेंट्स इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है उसको ये सेव कर सकता है। क्रेडिट रिवेन्यूज है, काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके रिगार्डिंग में एमएसएमई को प्रमोट किया गया।
हमारा टोटल अगर हम जीडीपी के पर्सपेक्टिव से देखें एमएसएमई के बारे में, तो स्टूडेंट 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो किया गया है यहाँ पे एमएसएमई के सेक्टर के द्वारा 2024 के समय में, और 25 के समय टारगेट रखा गया है कि 35% कंट्रीब्यूट करें एमएसएमई के अंदर में। हमारे अगर हम टोटल एमएसएमईज के बारे में डिस्कस करें तो उसका जो 20% एरिया है, जो 20% एमएसएमई है वो वुमेन लेड हैं, वुमेन उनका लीडर्स हैं, वुमेन्स का ही उसके अंदर में इंगेजमेंट है। बट हमारे जो वुमेन लेड जो एमएसएमई हैं उनको कुछ चैलेंज है, स्ट्रगल है वो देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट आप देखिए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाता है जिसमें किसी भी तरीके से कोलेटरल का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोलेटरल फ्री लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे जो फॉर्मल जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा क्रेडिट इनको प्रोवाइड किया जाएगा। उनका जो लैंडिंग क्राइटेरिया है उसके अंदर भी इसको कंसिडर किया गया है। बट एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है सिडबी, बैंक का नाम क्या है, सिडबी है। तो आप देखिए कि सिडबी का जो रिपोर्ट है वो, दो बैंक हैं हमारे यहाँ पे रूरल एरियाज़ के अंदर में जो वर्क करते हैं। एक तो आप देखिए कि सिडबी है, और सिडबी के अलावा आपको नबार्ड है। नबार्ड का जो मेन काम है वो रूरल एरिया का है, सिडबी का जो मेन काम है वो जो स्मॉलर सेक्शन है, एमएसएमई हुआ या अदर सेक्टर हुआ, अर्बन एरियाज़ में जो मेनली वर्क को देखता है, या ऐसे जो फॉर्मल वे के अंदर में जो वर्क को कैरी आउट करते हैं उसको देखा जाता है सिडबी के द्वारा। तो स्टूडेंट सिडबी की रिपोर्ट के अंदर में बताया गया है कि वुमेन्स को कंटिन्यूस डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता है, क्रेडिट का गैप है उनको, तो क्रेडिट गैप का यहाँ पे होने की वजह से एमएसएमई का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना भी डिफ़िकल्ट है। काफ़ी बार जो स्कीम्स हैं पेपर के अंदर में काफ़ी अच्छा होती हैं, बट जब उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है उसको ये फेस करता है। सेम आपका स्टडी के रिगार्डिंग में है, आप एक प्लान को बनाते हो कि आप यहाँ पे न्यूज़पेपर भी करोगे, न्यूज़पेपर के बाद में अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो प्रीलिम्स का जो बेसिक पढ़ाई है, जो बुक हैं, स्पेक्ट्रम का बुक हुआ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, लक्ष्मीकांत का, एंशियंट हिस्ट्री का, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, और जो बेसिक किताबें हैं वो करोगे। और वो करने के बाद में आप करोगे अपना ऑप्शनल का कुछ तैयारी, और जैसे ही ये बेसिक ख़त्म होगा आप मेंस के लिए कुछ पढ़ोगे, मेंस के रिगार्डिंग में आंसर राइटिंग करना शुरू करोगे, ऑप्शनल को भी तैयार करोगे। तो आप देखिए कि काफ़ी ब्यूटिफिकेशन है कि 3 एरियाज़ हैं, 3 हिस्सों के अंदर में आपको पढ़ाई करना है। 3 आवर भी अगर हम डिवाइड करें तो 9 to 10 आवर का एक अच्छा शेड्यूल है, आप रेस्ट भी करोगे, पढ़ाई भी करोगे यहाँ पे। बट स्टूडेंट्स क्या ये पॉसिबल हो पाता है? ह्यूमन आप देखिए कि यहाँ पे ह्यूमन जो माइंड है, कभी उसका माइंड का फ्लो होना, कभी आपका मूड ना होना, मूड स्विंग का सिचुएशन होना, कभी और प्रॉब्लम्स का क्रिएट होना। तो इसी तरीके से स्कीम्स हैं कि स्कीम भी काफ़ी बेटर होती हैं जब पेपर के अंदर में है, बट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं वो फेस किए जाते हैं। गोल्डन डोम नाम का एक इनिशिएटिव है जो यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा डिस्कस किया गया था कुछ समय पहले, कि गोल्डन डोम के अंदर में एक डिफेंस इनिशिएटिव को कैरी आउट करेंगे। यूएस क्या करेगा, एक डिफेंस इनिशिएटिव को कैरी आउट करेगा। स्पेस बेस जो मिसाइल सिस्टम है उनको सेटअप किया जाएगा। सपोज कीजिए यूएस का टेरिटरी है, यहाँ पे स्पेस के अंदर में मिसाइल सिस्टम है, स्पेस बेस मिसाइल सिस्टम है, उसको ये कैरी आउट करेंगे। अब आप देखिए कि स्टूडेंट्स स्पेस के अंदर में इस तरीके से अगर उनके द्वारा मिसाइल लगाई जाएंगी, मिसाइल का यूज किया जाएगा, चाहे स्टेशनरी वे के अंदर में किया जाए या ऑर्बिटल वे के अंदर में कैरी आउट किया जाए, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज करता है। एक तो आप देखिए कि वेपन रेस को ये इंक्रीज कर सकता है, अभी इनके द्वारा किया जाएगा। बाद में इंडिया भी आप देखिए कि इमर्जिंग कंट्री है स्पेस सेक्टर के अंदर में, तो इंडिया भी इसको कैरी आउट कर सकता है, चाइना भी कर सकता है, रसिया भी कर सकता है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज भी कर सकते हैं। फिर नया जो डोमेन है स्पेस वॉर, एक नया डोमेन इमर्ज होगा कि स्पेस के अंदर में डोमिनेशन करना है हर एक कंट्री को। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें 1967 के समय एक ट्रीटी साइन हुआ था कंट्रीज का, आउटर स्पेस ट्रीटी उसको बोला करते हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि आउटर स्पेस को पीसफुली वे के अंदर में हमें यूज करना है, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको भी पीसफुली वे के अंदर में हमें यूज करना है, कोई भी रेस वहाँ पे नहीं कैरी आउट करना है। तो उसी को आप देखिए कि वायलेट करता है 1967 का जो आउटर स्पेस ट्रीटी है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको भी आप ऑर्बिटल एंड स्टेशनरी वे के अंदर में, स्पेस के अंदर में नहीं प्लेस कर सकते हो। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी एक रिजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का भी एक रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन किसके रिगार्डिंग में है?
कि जो हमें आर्म्ड रेस है उसको प्रिवेंट करना है आउटर स्पेस के अंदर में। रिजोल्यूशन है प्रिवेंशन ऑफ आर्म्ड रेस, प्रिवेंशन ऑफ आर्म्ड रेस इन आउटर स्पेस। तो ये बेसिकली यूएनजीए का रिजोल्यूशन है। और वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुआ था, आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट था वो एक आर्म्ड रेस की वजह से ही देखने के लिए मिला था कि काफ़ी सारे कंट्रीज हैं वेपन्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड है जो वहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर भी जो उसके आउटकम्स रहे उसका मेन इम्पैक्ट देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर सेकंड है वो हुआ था। अब ये गोल्डन डोम भी अगर यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आता है तो एक आर्म्ड रेस इंक्रीज हो सकता है। एक आप देखिए कि हमारे डिफेंस फोर्सेज के एक पर्सनल हैं जिनके द्वारा झांसी के वहाँ पे एक प्रेग्नेंट वुमेन को जो रिलीफ एंड सपोर्ट उनके द्वारा प्रोवाइड किया गया ट्रेन का जर्नी के दौरान में ही, उसी को ही यहाँ पे एंडोर्स किया गया है हमारे आर्मी चीफ के द्वारा। सोशल जस्टिस का जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा स्कॉलरशिप के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है कि मोर फंड का उनको रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा पैसा उनको चाहिए स्कॉलरशिप को अगर प्रोवाइड करना है, चाहे बाहर का स्टडी करना हो या उन जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करना हो। निफा वायरस के बारे में है, निफा वायरस के रिगार्डिंग में एडिटोरियल भी पब्लिश हुआ है, एडिटोरियल ब्रिक्स के बारे में भी पब्लिश हुआ है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे निफा वायरस के बारे में यही कहा गया कि केरल के वहाँ से फिर से आउटब्रेक हुआ है, फिर से इसके केसेस सामने आए हैं। तो निफा वायरस जिसमें हाई मोर्टेलिटी रेट है, काफ़ी ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी रेट है, किसी भी तरीके का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है अभी प्रेजेंटली जो डायरेक्ट इसको रिजोल्व कर सके। फिर अगर हम बात करें जो फ्रूट बैट है, जो फ्रूट बैट है वो एक नेचुरल इसका रिजर्वोयर देखने के लिए मिलता है निफा वायरस का, नेचुरल रिजर्वोयर है। तो इसका जूनोटिक जो स्पिल ओवर है वो भी हो सकता है। जूनोटिक स्पिल ओवर के बारे में कहा गया कि जूनोटिक जो स्पिल ओवर है उसको ये क्रिएट कर सकता है। तो क्या हमें वन हेल्थ का जो अप्रोच है उसको कैरी आउट नहीं करना चाहिए जो कोविड-19 के समय हुआ था कि एनिमल्स को सर्विलेंस भी किया जाए, ह्यूमंस के अलावा एनिमल्स का भी सर्विलेंस रहे हेल्थ अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो वन हेल्थ अप्रोच के बारे में डिस्कशन है, जूनोटिक स्पिल ओवर के बारे में डिस्कशन है एडिटोरियल के अंदर में। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज जो है UNFCCC है, उनका कोप 30 का जो मीटिंग है वो आप देखिए कि ब्राज़ील के वहाँ पे कंडक्ट होगा। बट उससे पहले एक ईयरली बेसिस के अंदर में या हाफ ऑफ द ईयर के अंदर में एक मीटिंग कंडक्ट होता है बोन के वहाँ पे, क्योंकि बोन के वहाँ पे इनका सेक्रेटरीट है वो सिचुएटेड है। तो बोन का जो समिट कंडक्ट हुआ उसके अंदर में डिस्कशन किया गया है कि आने वाले समय के अंदर में जो लिस्ट यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कैसे सपोर्ट देना है, क्लाइमेट चेंज के इश्यू को कैसे डील करना है, लीडर्स को कैसे वहाँ पे एक कंक्लूसिव फेज के अंदर में लेके आना है। तो जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो इस बोन क्लाइमेट टॉक्स के अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसी का ही डिस्कशन है यहाँ पे। उनके ऊपर भी एक प्रेशर है कि लीडर्स अपना जो पॉलिसी हैं वो आप देखें कि कभी भी किसी लीडर के द्वारा विड्रोवल कर लिया जाता है। या कोई ऐसा भी कन्वेंशन है जिसमें सक्सेसफुली वे के अंदर में ग्लोबल लीडर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो। ओजोन के अंदर में आप देखिए कि होल का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था, ओजोन डिप्लीशन, जो एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव है जिसमें ग्लोबल लीडर्स के द्वारा एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ओजोन डिप्लीशन को रिकवर करने में हेल्प प्रोवाइड किया था। एयर पोल्यूशन की वजह से लो बर्थ वेट होना, इसके अलावा आप देखिए कि प्री बर्थ का सिचुएशन जो प्री टर्म जो बर्थ है उसको क्रिएट करता है, ये स्टडी ने बताया है। अगर हमारे यहाँ पे एयर पोल्यूशन का इम्पैक्ट रहेगा तो हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनमें मोर इम्पैक्ट रहेगा। तो ये भी यहाँ पे एयर पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम है जिसका प्रेगनेंसी को कैसे इम्पैक्ट करता है उसका कंप्लीट डिस्कशन है यहाँ पे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यमन के बारे में है, यमन के वहाँ पे एक रेबल ग्रुप है जिनके कंट्रोल के अंदर में पावर है। तो रेबल ग्रुप का जो नाम है वो क्या है, होतीज हैं, होतीज हैं। होतीज रेबल ग्रुप जो हैं आप देखिए कि उनके द्वारा इजराइल के अगेंस्ट में जो मिसाइल अटैक है वो किया गया है, जब इजराइल के द्वारा उनके ऊपर स्ट्राइक किया गया। यूएस के जो लीडर के एक टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट पर्सन है एलोन मस्क हैं, जो आप देखिए कि यूएस के प्रेसिडेंट के अलाई थे। अभी उनके डिफरेंसेज आए हैं, नया पॉलिटिकल पार्टी का सेटअप का वो डिस्कशन किए हैं, तो आप देखिए उसको रेडिकुलस बताया गया है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है।
केन्या जो कि लेक विक्टोरिया के वहाँ पे सिचुएटेड है, अफ्रीका के अंदर में जो फेमस लेक है लेक विक्टोरिया। तो केन्या के वहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट है। इस जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हमने देखा था कि जिसमें कुछ लोगों का डेथ भी हुआ था। तो प्रोटेस्ट के बारे में बताया गया है। केन्या का जो कैपिटल है वो नारोबी है, और आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसका हेडक्वार्टर नारोबी के अंदर ही सिचुएटेड है। HTS हयात तहरीर अल सम, जो HTS नाम का जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन था उसको फॉरेन टेररिस्ट का जो लिस्ट है उससे रिमूव किया जाएगा यूएस के द्वारा, क्योंकि HTS के द्वारा भी सीरिया के अंदर में पावर को कैप्चर किया गया है। तो कभी कभी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो वायलेंस को प्रमोट करते हैं उनको आप देखिए कि एक बेटर वे दिखता है यहाँ पे, अगर उनके द्वारा भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कैप्चर कर लिया जाएगा तो उनको भी यहाँ पे जो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे तालिबान अफगानिस्तान के अंदर में है, HTS सीरिया के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रसिया के द्वारा अटैक किया गया है यूक्रेन के, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस है, लोगों का डेथ भी कंटिन्यूस है। आप देखिए कि रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो या इजराइल हमास का कन्फ्लिक्ट हो। इजराइल हमास के अंदर में तो ये भी देखने के लिए मिला है कि इजराइल का जो डिफेंस फोर्सेज के द्वारा जो होस्टेज पर्सन है उनको भी रिलीज नहीं करवाया गया, और उसको न रिलीज करवाने के बाद में भी ईरान के द्वारा उनके ऊपर में अटैक किया गया है। तो कभी कभी जो लीडरशिप है वो इस तरीके से एक टास्क को कंप्लीट ना करने के बाद में दूसरा टास्क अगर वो यहाँ पे कैरी आउट करते हैं, डेट मीन्स कि पब्लिक का जो ध्यान है वो वहाँ पे चेंज हो। इस वजह से भी काफ़ी बार आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि वो कंटिन्यूस टॉक के लिए अवेलेबल हैं, टॉक है वो कर सकते हैं यूएस के साथ में। बट उन्होंने बताया कि इजराइल का फोर्सेज ने उनका असैसिनेशन का जो अटैम्प्ट किया था उनको एलिमिनेट करने का कोशिश किया था इजराइल और ईरान के कन्फ्लिक्ट के दौरान में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।